नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर, जहां हम लोग यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं और सब लोग साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी के पार्ट 3 तक तो हमने पढ़ लिया था पहले ही। पार्ट 4 से आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज लाइव नहीं डालूंगा क्योंकि लाइव में वॉइस की थोड़ी क्लियरिटी नहीं आती वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। तो ये हमने लिए कहाँ से? हमने लिए हैं आयरलैंड से। अनुच्छेद 36 से 51 तक है ये पार्ट 4 में। तो थोड़ा स्पीड में रखेंगे, रिवीजन कर रहे हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। जो अनुच्छेद 12 में है वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 37 में यह अपरिवर्तनीय है, मतलब नॉन जस्टिसिएबल है। ये जैसे मान लो कि अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको लेकर कोर्ट में चले जाएंगे कि भाई ये लागू नहीं है। ये सरकार के ऊपर है, वो लागू करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भाई नहीं कर सकते। अनुच्छेद 37 से कहता है कि नॉन जस्टिसिएबल है, इसको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते। अम्बेडकर जी ने कहा था इसको कि संविधान की नई विशेषता। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान की समझ। तो ये कमेंट्री हैं, ये कुछ आती हैं पेपर में। इन्हें निर्देशों का साधन माना गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में भी था ये। यह राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करता है और लोक कल्याण की बात करता है। यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करता है। और राजनीतिक लोकतंत्र को क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार क्या बात करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की बात। तो ये ट्रिक दे रखी है। ट्रिक में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक तो 38 में लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर, एलडीसी पीएचसी, ये याद रखना है। अनुच्छेद 39 एलडीसी पीएचसी, ये ध्यान रखना है बस। एलडीसी तो क्लर्क होता है, पीएचसी होता है एक हॉस्पिटल होता है जो सीएचसी और पीएचसी। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 38 में क्या है कि यह लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यह राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है। ये ध्यान रखो बस कि लोक कल्याणकारी राज्य। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 बड़ा है थोड़ा सा। ये क्या बात करता है? एल डी सी पी एच सी। एल मीन्स लिवलीहुड, मतलब पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त आजीविका के साधन। डी डिस्ट्रीब्यूशन, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन है जो बराबर होना चाहिए। समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण। सी फोर सेंट्रलाइजेशन, आय एवं उत्पादन के संसाधनों का अहितकारी केंद्र का निषेध। आय एवं उत्पादनों के संसाधनों का अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध, यानी किसी एक ही आदमी पे पूरी जमा ना हो जाए सारी। ठीक है। आय एवं उत्पादन के मतलब जो आय है उत्पादन है के संसाधनों का अहितकारी केंद्रीकरण, कि एक ही जगह नहीं पहुंच जाए सब कुछ। एल डी सी पी पे मतलब समान वेतन, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। हेल्थ, स्त्री पुरुषों श्रमिकों बच्चों को प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। तो हेल्थ में क्या है? स्त्रियों पुरुषों श्रमिकों बच्चों को प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना, यानी रोजगार में जाने से बचाना। अब पी एच सी, बच्चों का गरिमा के साथ विकास एवं उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना। चिल्ड्रन पे क्या है? बच्चों का गरिमा के साथ विकास एवं उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 39 से, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ठीक है। और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 ए में है, गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। अनुच्छेद 39 में क्या दिया है? समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता, और गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में है कुछ मामलों में काम शिक्षा सार्वजनिक सहायता का अधिकार। कुछ मामलों में काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। 42 में है काम और मातृत्व अवकाश की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों का प्रावधान। अनुच्छेद 43 मजदूरों श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 43 भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 44 समान नागरिक संहिता,
45 0 से 6 तक के बच्चों की देखभाल एवं स्वास्थ्य। पहले इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों वाला था, इसी में था ना। हाँ, तो वो कर दिया 21 में, 21A में, और ये 45 में नया कर दिया 0 से 6 तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा। अनुच्छेद 46 SC ST OBC के हितों की अभिवृद्धि। 47 पोषण स्तर को उच्च करना, मदिरा निषेध। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वन्य जीवों की रक्षा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो देख लेते हैं किस किस संविधान संशोधन से जो DPSP में चेंज हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें गरीब, श्रमिक, बच्चे और पर्यावरण के लिए कुछ काम हुआ था। क्या करते हैं? गरीब के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39A में है। श्रमिक के लिए उद्योगों में भागीदारी, 43A में। बच्चों के लिए विकास का अवसर, 39D। पर्यावरण में 48A, ये 42वें में चेंज हुए थे। गरीब, श्रमिक, बच्चे, पर्यावरण। गरीब 39A में, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों की भागीदारी 43A, विकास का अवसर 39D, पर्यावरण 42A। 44वां आय, सुविधाओं व अवसर की समानता को दूर करना, अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना कहता है। तो 44वां संविधान संशोधन जो है उसमें क्या हुआ था? आय, सुविधाओं व अवसर की असमानता को दूर करना। और 86 में क्या चेंज हुआ था? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 के, इनमें चेंज हुआ था। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक सहायता, पहले 45 में था, हो गया 21 में। 51A का के जुड़ा था 86 में से। 97वां सहकारी समिति, 43B। तो सहकारी समिति कब जुड़ा है? 97वें संविधान संशोधन से, अनुच्छेद 43B में आता है। अब देख लेते हैं मौलिक अधिकार वर्सेस DPSP। तो इनमें कुछ चले भाई कोर्ट में मामले कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है। तो पहला मामला हम पढ़ते हैं, चंपकम दोराई राजन मामला, 1951 का मामला है। तो इन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार DPSP से ऊपर है, मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, ये भी ऑर्डर दिया इन्होंने। 1967 गोलकनाथ मामले में कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती, गोलकनाथ में। फिर 24वां संविधान संशोधन हुआ, तो क्या हुआ था? कोर्ट में और सरकार में थोड़ी सी ठन गई थी। तो पहले कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकार DPSP से ऊपर हैं और मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। फिर 1967 में इन्होंने गोलकनाथ मामले में ये कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। फिर हुआ 24वां संविधान संशोधन, सरकार ने कर दिया चेंज कि संसद मौलिक अधिकारों में चेंज कर सकती है। उसके बाद होता है 25वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 39B और C में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 द्वारा अविनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। और दूसरा था न्यायपालिका विरोध नहीं कर सकती है। तो 24वें में तो ये कह दिया कि भाई जो 39 जो मौलिक अधिकार हैं इनमें संशोधन कर सकते हैं हम। और 25वें में आगे बढ़ के क्या कर दिया कि अनुच्छेद 39B और C में वर्णित जो भी निर्देशक तत्व हैं उनको प्रभावी करने के लिए 14 और अनुच्छेद 19 में जो अधिकार हैं उनके उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। और न्यायपालिका विरोध नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती मामला हुआ 1973 में। ये सबसे बड़ी बेंच है आज तक की, 13 जज बैठे थे इसमें। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है उन्होंने कहा, लेकिन संविधान का मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से मूल ढांचे का भाई कॉन्सेप्ट आ गया केशवानंद भारती के यहाँ से। 25वां संविधान संशोधन में पहला प्रावधान संवैधानिक और दूसरा कर दिया असंवैधानिक।
जो केशवानंद भारती वाला मामला था, इसमें क्या कर दिया कि जो 25वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें जो पहला प्रावधान था वो कर दिया संवैधानिक, वो नहीं किया, मतलब डिलीट नहीं किया कि भाई जो 39 जो ए है और बी है इनको क्या है 14 और 19 के तहत वो नहीं हो सकता है, कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये तो मान लिया वैलिड है। लेकिन दूसरा कि कोर्ट हमारे काम में दखल नहीं देगा, ये असंवैधानिक करार दिया। उसके बाद होता है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में। संविधान मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के संतुलन पर टिका हुआ है। इन्होंने कहा कि दोनों में संतुलन है, ना तो मौलिक अधिकार ऊपर है और ना ही डीपीएसपी, दोनों संतुलन में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक के एक चेक की तरह हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार दे हैं। ये कहा था प्रोफेसर केटी शाह ने। अब आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य, तो ये मूल संविधान में तो नहीं थे हमारे में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर ये लागू हुए। भूतपूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से लिए थे। जो रूस है 1991 में, पहले यूएसएसआर था, अब 1991 में आके हो गया ये रसिया, टूट गया था। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 1976 में, ठीक है। भाग 4 का का जोड़ा गया, 4 भाग में डीपीएसपी था, 4 का बना दिया और अनुच्छेद 51 का ये बना दिया। अंतिम मौलिक कर्तव्य 51 ए का के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। अंतिम वाला भी पढ़ाई है थोड़ी पहले। और वर्तमान में कितने हैं? वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं भाई। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो मैंने कुछ करके याद किया था कि क्लास फर्स्ट, तो फर्स्ट क्लास अगर किसी की होगी उसको संविधान के बारे में बताएंगे, भाई इसका पालन करो, आदर्श करो, आदर्श मतलब संस्थाओं और राष्ट्रध्वज का वो करो सम्मान। सेकंड क्लास में क्या बताएंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी लोग थे उनका मतलब उनके हृदय में संजोए रखना उनके आदर्शों को। सेकंड क्लास। फिर थर्ड क्लास में आ जाएंगे तो क्या है, क्लास थर्ड 3, 3 चीज़ याद रखनी है। प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता अनुच्छेद 3 में। 4, चारों भाई मिलकर देश की रक्षा करेंगे। जैसे अनुसूची 4 में भी है राज्यसभा, और राज्यसभा इसमें मान लेते 4 में, तो चारों लोग रक्षा करेंगे। 5 में क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम होते हैं भाई, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम में क्या होगा, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है, कहीं बोर्ड के एग्जाम में नकल ना करवाए दोस्त। अनुच्छेद 6, हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और परीक्षण करें। जब क्रिकेट में सिक्सर लगता है ना तो वो एकदम गौरवशाली होता है, नहीं होता है। तो मूल कर्तव्य में ये ध्यान रखना है कि भारत की संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। गौरवशाली परंपरा ध्यान रखना है बस, छक्के से। 7 नंबर से पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। तो प्राकृतिक पर्यावरण 48 में था अनुच्छेद में, 48 में, और है ये 7 मौलिक कर्तव्य। कौन सा है इसका? 7। 8वीं के जब पेपर होते फिर बोर्ड का आ जाता है तो थोड़ा और हैवी हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, ये कह रहा है। 9 कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये कह रहा है 9वां। और वैसे भी 9वीं जो अनुसूची है वो संपत्ति से रिलेटेड ही है, ठीक है। या 9वीं के ये याद रख सकते हैं कि 9वीं में एक संविधान संशोधन उन्होंने किया था और कहा था कि 9वीं अनुसूची में जो भी डालेंगे ना उसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने में सतत प्रयास करें। फिर 10 में बोर्ड के पेपर आ गए और 10 में तो टॉप करना है भाई उत्कर्ष की ओर। 11, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्षों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन 2002।
मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों पर लागू हैं, ना कि विदेशी नागरिकों पर। ये थोड़ी सी चीज़ें। मौलिक कर्तव्यों का नैतिक, सामाजिक, आर्थिक महत्व है। 51A ये कब जोड़ा गया? 21A के बराबर है। ठीक है, तो 86 में ही दोनों जोड़े गए थे, 45 से हटा के। तो ये कंप्लीट हो गया भाई हमारा मौलिक कर्तव्य और